नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पुनः हम अपनी प्रीलिम्स बूस्टर करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और उसमें जो प्रीलिम्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, डे बाय डे हम उनकी चर्चा करेंगे। अगर किसी दिन गैप हो जाता है तो एक हफ्ते का हम पूरा कवर करेंगे, अन्यथा हम जो एक हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स रहेगा वो डे बाय डे कोशिश करेंगे, वरना एक हफ्ते के अंदर तो हम उसको कवर कर ही देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम दो महत्वपूर्ण जो अपने आर्टिकल हैं उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। वो है, बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक निर्णय लिया गया है, नीलगाय के संदर्भ में लिया गया है, जिसमें बिहार सरकार ने ब्लू बुल, जिसे स्थानीय रूप से नीलगाय या घुरपारा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो नीलगाय है, नीलगाय को हम किस नाम से, अन्य किस नाम से जानते हैं? घुरपारा। और जो ब्लू बुल शब्द है, इसका संबंध भी किससे है? नीलगाय से है। इसकी हत्या करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टेट पीसीएस एग्जाम में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगाय नीलगाय की हत्या करने पर रोक लगाने की घोषणा की है। और आपको चार ऑप्शन दे देगा, इसके बाद आपको आंसर लगाना। तो वो कौन सा स्टेट होगा? वो है बिहार स्टेट है, जहां की सरकार ने इसकी घोषणा की है कि नीलगाय की हत्या पर रोक लगाने की घोषणा की है। और एक चीज जो इसमें जोड़ी गई है कि नीलगाय की चूंकि जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है, और इससे कहीं ना कहीं किसानों द्वारा जो फसलें बोई जाती है, तो इन नीलगाय के द्वारा उन फसलों की चराई के कारण उन फसलों को काफी नुकसान होता है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो जाता है। जिस कारण से सरकार जो है, बिहार सरकार, इस संदर्भ में कुछ कदम उठाई है। और उसी संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा इसके रोक लगाने की घोषणा और इसकी नसबंदी करने की भी बात की गई है। नीलगाय को सबसे बड़ा एशियाई मृग कहा जाता है, और उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग हर जगह पाया जाता है। तो जो नीलगाय की खास विशेषता क्या है कि ये सबसे बड़ा एशियाई मृग है, अर्थात इसको एशियाई मृग के नाम से भी जाना जाता है। और जो भारतीय उपमहाद्वीप में हर जगह पाया जाता है। इसकी जनसंख्या जो है काफी ज्यादा है। और ये अक्सर आपने देखा होगा या न्यूज में भी चर्चा में रहती है कि इसके द्वारा जो किसान हैं उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसलिए समय समय पर किसानों द्वारा इस जानवर को मतलब इस जानवर को रोकने के लिए इस बात की आवाज उठाई जाती है कि सरकार द्वारा इसके संदर्भ में कुछ पहल की जाए। तो शायद उसी संदर्भ में बिहार सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण कदम है। नीलगाय बोसेलफस जीनस का एकमात्र सदस्य है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नीलगाय है वो किस जीनस का एकमात्र सदस्य है? तो वो है बोसेलफस। और बोविडे परिवार में इसे रखा गया। तो ये भी पूछ सकता है कि जो बोविडे परिवार है, तो नीलगाय का संबंध किस परिवार से संबंधित है? तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे बोविडे। तो दो वर्ड हैं इसमें, बोसेल्फस और बोविडे, दोनों का संबंध किससे है? नीलगाय से है। और जो नीलगाय है, इसमें क्या होती है? लैंगिक द्विरूपता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो नर और मादा दो नीलगाय होते हैं, जिसमें से जो नर नीलगाय होती है वो आकार में मादा से बड़े और रंग में भिन्न होते हैं। मतलब इनका रंग, जो नर और मादा होता है, तो जो नर होता है वो मादा से बड़ा होता है, जो इनका कलर होता है वो अलग होता है। नीलगाय अगर बात करें, ये पाई कहाँ जाती है एशिया के अंदर? तो भारत में पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है, और पाकिस्तान में पाई जाती है। हिमालय का जो तराई का क्षेत्र है, वहां पे इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए खास तौर पे जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर नीलगाय से संबंधित मामले बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक स्थानिक प्रजाति है, अर्थात जो भारतीय उपमहाद्वीप वहां की एक स्थानिक प्रजाति है। कौन? नीलगाय।
और अगर हम IUCN की जो स्थिति है, IUCN में इसकी स्थिति क्या है, वो है लीस्ट कंसर्न, अर्थात संकट से मुक्त। मतलब जो नीलगाय है इसकी पर्याप्त अभी जनसंख्या है और इसका जो शिकार वगैरह वो तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी जनसंख्या इतनी कम है जो IUCN की जो इंडेंजर्ड या क्रिटिकल इंडेंजर्ड या वल्नरेबल श्रेणी में इसको शामिल किया जाए। अभी ये संकट से मुक्त है और इसकी जनसंख्या पर्याप्त है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें सामने आती है निकलकर कि इन जानवरों का भी शिकार किया जाता है किसानों के द्वारा, इसलिए इनका संरक्षण बहुत जरूरी है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। दारा शिकोह के बारे में दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे। इसका जो कार्यकाल था वो 1615 से लेकर 1659 का। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो दारा शिकोह था ये कौन था। दारा शिकोह दरअसल मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई। और इस पराजय के बाद जो औरंगजेब था इसने दारा शिकोह को जंजीरों से जकड़कर दिल्ली लेके आया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो जानकारी हमें मिलती है शाहजहांनामा से। और जैसा कि आपने नीचे ये देख रहे हैं कि उसका सिर काटकर आगरा के किले में भेज दिया गया, जबकि उसके धड़ को हुमायूं के मकबरे में परिसर में दफना दिया गया। ये तरह तरह की कहानियां हैं और इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं इसके बारे में पूर्णतः चीजें तो नहीं पता, लेकिन चूंकि जो चीजें इतिहास में दर्ज है तो उनको पढ़ना भी जरूरी है। अब हम जो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं विरासत के बारे में। दारा शिकोह को तत्कालीन सबसे महान स्वतंत्र विचारकों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। अर्थात जो दारा शिकोह था एक बहुत ही बेहतरीन विचारक था और बहुत ही स्वतंत्र तरीके से चीजों को रखता था और सोचता था। उसने उपनिषदों की महानता को पहचाना और उनका फारसी में अनुवाद किया। मतलब जो दारा शिकोह था एक ऐसा शासक था जिसने मुस्लिम शासक था जिसने उपनिषदों की महानता को पहचाना और उनका फारसी में अनुवाद किया। इससे पहले उपनिषदों के महत्व से केवल कुछ उच्च जाति के हिंदू ही परिचित थे। अर्थात कहने का तात्पर्य था जो उपनिषद थे इनके बारे में जो जानकारी थी वो जो मुस्लिम शासक थे, मुस्लिम शासकों में से एक मात्र जो दारा शिकोह था इसने ही उपनिषदों के महत्व को समझा। अन्यथा इससे पहले कोई मुस्लिम शासक इतना महत्व नहीं देता था और उपनिषद के बारे में जो चीजें निकल कर आती थी या जो भी उनके क्षेत्र में उस क्षेत्र में कार्य किया जाता था वो थे उच्च जाति के हिंदू लोग ही इसके बारे में जो कुछ प्रयास करते थे वो करते थे। उस फारसी अनुवाद के अन्य भाषाओं में अनुवादों ने आज के बहुत से स्वतंत्र विचारकों को यहाँ तक कि संयुक्त राज्य के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी प्रेरित किया। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि यदि औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगल सिंहासन पर बैठा होता तो वह धार्मिक संघर्षों में मारे गए हजारों लोगों की जान बचा सकता था। ये कुछ इतिहासकार हैं उनका अपना तर्क है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह होता तो जो सांप्रदायिकता को लेके जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है या धर्म के नाम पर जिन लोगों की हत्या की गई थी तो शायद है कि उन लोगों की हत्या नहीं होती अगर दारा शिकोह होता औरंगजेब की जगह। वह एक तरह से औरंगजेब के पूर्ण विरोधी स्वरूप का था। वह गंभीर, समन्वयवादी, सौहार्दपूर्ण और उदार था। तो यहाँ से दोस्तों एक बिंदु जो महत्वपूर्ण है वो उसके व्यक्तित्व को लेके है। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि दारा शिकोह एक गंभीर, समन्वयवादी, सौहार्दपूर्ण और उदार था, लेकिन साथ ही एक निष्पक्ष प्रशासक और युद्ध के क्षेत्र में प्रभावहीन व्यक्ति भी थे। अर्थात युद्ध को लेके और एक जो निष्पक्ष प्रशासक, एक बेहतरीन प्रशासक की जो कला होनी चाहिए शायद वो उससे परिपूर्ण नहीं था दारा शिकोह। ये उसकी कुछ नकारात्मक बातें हैं। चर्चा के कारणों की अगर मैं बात करूं तो जो मुगल राजकुमार दारा शिकोह की छवि बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए केंद्र सरकार उसके जीवन और आध्यात्मिक विरासत पर नाटकों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रही है। अर्थात जो दारा शिकोह है इसके संदर्भ में जो केंद्र सरकार द्वारा उसके जीवन से संबंधित और आध्यात्मिक विरासत पर नाटक की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बनाई है, इसलिए दारा शिकोह चर्चा में आया है। दोस्तों ये हमारा जो आज का लेक्चर है यहीं पे एंड होता है
और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।